उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। रंग बरस रहा चहु ओर की फागुन आयो रे। रंग बरस रहा चहु ओर की फागुन आयो रे। रंग बरस रहा चहु ओर की फागुन आयो रे। जी हाँ, हमने भी होली के गीत गायो रे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी में अपना आसमां कार्यक्रम आपका अपना आसमां में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त दीक्षा कोहली। कहते हैं उसमें मातृत्व का भाव है परिपूर्ण, उसमें मातृत्व का भाव है परिपूर्ण, वो खुशियों से भरती है सबकी झोली। जैसे जीवन में भरती है वो रंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे रंगों का त्योहार है होली। आप सभी का अनेक अनेक स्वागत और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की होली के रंग शक्ति के संग। कहते हैं कविता एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर एहसास होता है, जिंदगी का हर एहसास, चाहे वो प्रेम हो या फिर घृणा, आक्रोश हो या वीरता, हर एहसास को अपने में संजोती है कविता। तो चलिए आज होली के रंगों के साथ शक्ति से सुनते हैं जिंदगी के रंग। और आज हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं हमारे देश की सबसे खास कवित्रियां। आइए समय बिल्कुल नहीं गवाते और रूबरू होते हैं हमारी आज की खास मेहमान से। मेरा नाम मेरी पहचान में। नमस्कार, अपना आसमान में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं एक कवयित्री हूँ, लेखिका हूँ, मंच संचालिका हूँ और साथ में बहुत अच्छी गृहिणी भी हूँ। दुनिया के लगभग 14 देशों में जाकर मैंने काव्य पाठ किया है, लाल किले के मंच से कई बार कविताएं सुनाई हैं और आज अपना आसमान के इस कार्यक्रम में आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे आज मेरा आसमान मिल गया। क्या बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कीर्ति जी। मैम जी नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी अग्रवाल उर्वी। आज के इस कार्यक्रम अपना आसमान में, यानी कि आपके आसमान में, हम उस आसमान के नीचे बैठ कर के होली के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बताया गया है कि मैं भी एक कवयित्री हूँ और आज आपके बीच में कुछ कविताएं सुनाएंगे। गृहिणी भी हूँ और एक बिजनेस लेडी भी हूँ। आप सभी का आभार कि आपने मुझे यहाँ बैठकर आप मुझे सुनेंगे और झेलेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हैं। जी मैम। नमस्कार, मैं किरण यादव, गुड़गांव और दिल्ली में मेरा घर है, मैं रहती हूँ, मेरी पैदाइश है। और आज के इस कार्यक्रम अपना आसमां में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ, अच्छी माँ हूँ और एक पत्नी हूँ और समाज में भी बहुत कार्य करती हूँ। उसके साथ साथ मैं एक अच्छी कवित्री भी हूँ। गीत लिखती हूँ, गज़ल, दोहे और छोटी विचार कथाएँ, उपन्यास, कहानियों पर बहुत चर्चाएं भी समकालीन लेखों पे हमारी संस्था में होती रहती हैं। तो साहित्य से मेरा बहुत बचपन से एक गहरा जुड़ाव रहा है और जब भी मुझे समय मिलता है अपने लेखन में, अध्ययन में मेरा समय बीतता है। उसके अलावा मैं घर में ही रहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम जी। नमस्कार, मैं शैलजा सिंह गाज़ियाबाद से हूँ। मैं एक कवयित्री हूँ, लेखिका हूँ और जो समकालीन विषय होते हैं उन सभी पर मेरी कलम चलती है। देश के
जितने भी प्रतिष्ठित अखबार हैं, पत्रिकाएं हैं, उनमें सभी में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती हैं और 6-7 भाषाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं पूरे देश में और देश के बाहर भी। मैं राष्ट्रीय स्तर पर मंचों पर भी सक्रिय हूँ, लेकिन अभी इन दिनों गृहिणी का जो धर्म है, सबसे पहला धर्म एक स्त्री के नाते उसको भी निभा रही हूँ अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। और साथ में मेरी फाउंडेशन है, तो उसके माध्यम से मैं जो स्लम बच्चे हैं, उनके जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, बंक करते हैं बच्चे या जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, बेगर्स का काम करते हैं, उन बच्चों के एजुकेशन का, उनके हेल्थ और एजुकेशन पर मैं काम कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। गृहिणियाँ तो हैं ही, जीवन में तो रंग भर ही रही हैं, लेकिन एक मंच के माध्यम से आप न जाने कितनी जिंदगियों में रंग भर रही हैं, कितनी जिंदगियों से आप जुड़ाव रखती हैं और बातों बातों में कितनी जिंदगियों के बारे में अपनी कविताओं के माध्यम से कितना कुछ कह जाती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये इतना आसान रहा होगा इनके लिए? आइए इनके सफ़रनामे से शुरुआत करते हैं। कहते हैं रंग कोई भी हो लेकिन ज़िंदगी से जुड़ा होता है। उस रंग में अगर खुशी है तो गम भी होता है, और इन्होंने वो सभी रंग देखे हैं और वो झलकते हैं इनके शब्दों में, इनकी कविताओं में। शुरुआत आप ही से करूँगी डॉक्टर कीर्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने मंच साझा किए, हमारे देश का नाम रोशन किया, लेकिन जब आपकी शुरुआत हुई होगी वो शुरुआत कुछ अलग होगी। जब आपने पहली बार ये कहा होगा कि मैं कवित्री बनना चाहती हूँ, तब क्या रिस्पॉन्स आया था? दरअसल दीक्षा जी, मेरी धारणा कुछ अलग है। कवित्री बनना चाहती हूँ नहीं होता है, कवित्री या कवि तो जन्म से होते हैं। क्या बात है। कविताएं लिखते हैं और कविताएं लिखते लिखते लोग बुलाने लगते हैं, तो मंचों पर हम परफॉर्म करने लगते हैं। कवित्री को कोई बना नहीं सकता, वो जन्म से होते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिखती तो हैं लेकिन केवल अपनी डायरी में लिख कर रख देती हैं और छुपा कर रख देती हैं, क्योंकि परिवार का उतना साथ नहीं मिलता है। लेकिन मैं ऐसी सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मुझे परिवार का साथ भी मिला और साथ में शादी के बाद ससुराल पक्ष का भी साथ मिला। लेकिन हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि जब मैंने पहली बार मुझे किसी मंच का निमंत्रण आया, मैं गोष्ठियों में कविताएं सुनाती थी, अपने स्कूल कॉलेज में भी सुनाती थी, लिखती थी, तो बाल सभाएं होती थी उसमें सुनाती थी। लेकिन जब पहली बार मुझे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का निमंत्रण, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ आया, तो बहुत सारे कवियों ने मुझे ये कहा कि मंच के कवि अच्छे नहीं होते। मतलब उनके बीच में ऐसी चर्चाएं होती थी कि मंच के कवि या मंच की कवित्रियाँ अच्छी नहीं होती और वहाँ जाकर लोग बहुत चरित्रहीन हो जाते हैं। मेरे मन में ऐसा डर बैठा हुआ था। मैंने बहुत दिनों तक सोचा कि मैं मंच पर जाकर कविता पढूं या ना पढूं, क्या मंच पर जाने से मुझे बिगड़ा हुआ समझा जाएगा। बहुत दिनों तक ये कश्मकश मेरे मन में रही। फिर मैं भगवान के पास जाकर गई और भगवान से बहुत मन से मैंने प्रार्थना की कि मुझे राह दिखाइए, क्या मैं मंच पर जाकर काव्य पाठ करूं। और उसके बाद जो मुझे एक प्रेरणा मिली कि नहीं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना है, खुद करके देखना है। फिर मैंने उसके बाद सबसे पहली बार 1988 में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैंने काव्य पाठ किया, और काव्य पाठ करने के बाद मुझे लगा कि मैं तो नहीं बिगड़ी, या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में लोग मुझे या सभी लोगों को इतना डराते थे कि मंच के कवि खराब हैं, वो ऐसे हैं वैसे करते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, सबको बहुत मान सम्मान मिला, बहुत तालियां मिली, और उसके बाद एक पारिश्रमिक का लिफाफा भी मिला, तो उससे भी बड़ा अच्छा लगा। तो हर काम करके देखना चाहिए, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो एक अरेंज मैरिज थी। मेरे ससुराल को भी पता नहीं था कि कविताएं या कवि सम्मेलन इतने सारे होते हैं। निमंत्रण आने लगे तो उन्होंने रोका तो नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि ये कहते थे कि बाहर जाओगी, कैसे जाओगी, क्योंकि कवि सम्मेलन रात में ही आयोजित होते हैं। तो पहले तो मेरे साथ में कोई गया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं, इनकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर सब लोगों को ट्रीट किया जाता है। फिर उन्होंने रोका नहीं। लेकिन एक बात और हमेशा लगी कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। क्या बात है। क्योंकि हर कहीं पर महिला को अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, स्थान स्थान पर उसकी परीक्षा होती है।
तो हमें मुस्कुराते हुए अपने आप को सिद्ध करना है। तो जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। क्या बात है। बिल्कुल जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने अपना जज्बा जो है वो आगे रखा, तो कहते हैं कि जज्बा हो गर बुलंद तो सपनों की पहचान होती है। कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है। और उन्हीं हौसलों की बदौलत अगर आपने बढ़ा लिया कदम तो इस पूरे आसमां में आपकी पहचान होती है। और ये पहचान मैम ने अपनी बनाई और साबित भी कर दिया कि मंच कोई भी हो, महिलाएं हर जगह आगे हैं। रोशी जी, आपके पास मैं आऊँगी। आपकी शुरुआत जीवन की कैसी रही, मंच से पहले और मंच पे आने के बाद? वो कितना बड़ा बदलाव था, कैसे आपने पहला कदम बढ़ाया कविताओं के मंच की ओर? जी दीक्षा जी, मेरी शुरुआत, मैं एक बिजनेस लेडी हूँ, यानी कि मैं रही हूँ, मैंने 14 वर्ष लगभग मलेशिया में बिताए हैं और 2014 में मैं भारत आई हूँ। और मैं लिखती थी, बचपन से ही कविताएं लिखती थी, बट मुझे इतना मालूम ही नहीं था कि मैं कवयित्री हूँ। जब मैं भारत में आई और ऐसे परिवार में आई जो एक भारत का जाना माना साहित्यिक परिवार है, प्रभात प्रकाशन को सभी जानते हैं, और उस परिवार में आई तो कविताओं का परिवेश यहाँ पहले से ही था। मैं तो लिखना सीख रही थी और यहाँ तो मैंने देखा कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा कवि या सबसे बड़े लेखक हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए थे। और जब मैं अपने दर्द को या अपनी भावनाओं को कविता के रूप में लिखती थी तो मेरे हस्बैंड श्री पवन अग्रवाल जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यू आर अ पोएटेस। उन्होंने मेरी पहली कविता को कहीं छपवाया, बहुत सारी तारीफ़ आई और उसके बाद धीरे धीरे मैं कविताओं की तरफ अग्रसर हुई। जब मैं कविताएं लिखने लगी तो मैंने सोचा मैं एक कवयित्री हो गई हूँ और अब मुझे मंचों पर जाना चाहिए। यहाँ पर मेरे परिवार ने मुझे रोका और मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि अगर आपने छपना है तो आप कविताओं से हट करके कुछ काम करो। मैंने 2015 में एक किताब लिखना शुरू की, व्यथा कहे पांचाली, और उसको लिखने में पूरे 8 वर्ष लगे। ये कंटेंट राइटिंग है और पूरा रिसर्च वर्क था। और दूसरी किताब मैं शबरी हूँ राम की जी। तो कविता तो ये है, दोहा रूप में मैंने दोहा संग्रह में मैं शबरी हूँ राम की लिखा और पंचाली जो है वो चौपाई संग्रह में आया। तो इस तरीके से कविता में रहते हुए कविता को मैंने यानी कि एक ब्रॉड रूप दिया और इसको लिखा और यहाँ से मेरी पहचान बनी। और मंचों पर इतना ज़्यादा मैं नहीं दिखाई देती, लेकिन काफ़ी और बहुत सारे काम हैं। और वाकई जो ये पूरा सफ़र था बिज़नेस के बाद एकदम से कविता में आना, वाकई बहुत टफ सफ़र रहा है ये, लेकिन मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा और मैं अभी भी लिख रही हूँ, निरंतर मुसलसल मैं लिखती जा रही हूँ। कुछ 2 पंक्तियाँ हो जाएं जी, मैं परिचय की पंक्तियाँ कहती हूँ कि सांसों में है इत्र तो लहजे में है स्वाद, वाह, लज्जत से महके वही जो करता संवाद। क्या बात। या यूँ भी कह सकती हूँ कि दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, और लब भी यहाँ सी गई उर्वशी, इम्तिहान हर कदम रोज देने पड़े, राम का नाम ले जी गई उर्वशी, राम का नाम ले जी गई उर्वशी। तो मेरी ये जो 2 किताबें हैं, मैं शबरी हूँ राम की और जो दूसरी किताब है व्यथा कहे पांचाली, इन्होंने मुझे पहचान दी है। किताबें तो 8-10 और भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपना आसमां का सौभाग्य है कि हमारे साथ है उर्वशी। जी, आपके पास आऊँगी मैम मैं। जी, कैसे हुई लेखन की शुरुआत? कैसे सोचा कि हाँ, ये जो कविताएं मन में गुनगुनाती हूँ ये लोगों तक पहुँचाऊँगी, अपने शब्दों को, अपने भावों को, अपने एहसासों को मैं बहुत सरल बनाऊँगी? कैसे आया जहन में? जहन में तो ये बचपन से ही था, जो मैंने एक सपना देखा था कि कभी मेरी किताबें होंगी और ऐसे विमोचन होगा और इतने बड़े बड़े लेखक मेरी किताब के विमोचन में आएंगे। और लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये सब होगा कैसे। 2008 में मैं लिखती थी और वो लिखा हुआ मैंने सब अपना सहेज के रखा था जी। और जब मैं लेखकों से रूबरू हुई
2018 में, तब मैंने दोबारा लिखना शुरू किया। और जो पिछली कविताएं थी मेरी और जो मैंने नया लिखा, उस किताब मेरी अंतर यात्रा जो 2018 में ही प्रकाशित हुई, क्योंकि पिछला भी बहुत लिखा हुआ था और नया भी लिखा। और इस लेखन कार्य में मेरे हस्बैंड राजेश यादव जी का जो बहुत अहम सहयोग है, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे फादर, वैसे हम लोग, मैं यादव हूँ तो एक किसान फैमिली से हूँ और एक अच्छे व्यापारी की बेटी हूँ, एक बिज़नेस फैमिली से आती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि, मैंने कहा कि सिर्फ मेरे साथ रहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे साथ खड़े हैं, मुझे जो अपने बलबूते पे करना है मैं खुद आगे बढ़ूँगी। क्या बात है मैम। और मैंने बहुत पढ़ा भी, लेकिन मैंने सारे क्लासिकल पोइट्स का लगातार 3 साल तक मुक्तांगन संस्था में मैंने काव्य पाठ किया। दिविक रमेश जी, मधुशाला का मैंने पाठ किया, काव्य पाठ किया जब साथ में थे। और जो वहाँ से एक नई ऊर्जा मुझे मिली लिखने की, उसी ऊर्जा को फिर आपने ऊर्जा मंचों को तक मैंने पहुंचाया और लोगों को ऊर्जावान बनाया। वो, और जो मेरा डेडिकेशन था और जो मेरा आत्मविश्वास था कि मैं ये कर सकती हूँ। पहली किताब 2018 में आई, दूसरी किताब 2019 में आई, यादों के किनारे, हिंदी अकेडमी से मेरी किताब पब्लिश हुई जी। और देश के सभी, पंजाब केसरी, जितने भी राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं हैं, मेरी गज़लें, मेरी कविताएं निरंतर छपती रही हैं। फिर मुझे सोशल मीडिया ने मुझे एक नई पहचान दी। हमने सोशल मीडिया यूज़ किया, वहाँ से बहुत सारे लोग आपसे जुड़ गए, उनको हमारा लेखन पसंद आने लगा, तो ऑल इंडिया रेडियो, उर्दू अकेडमी सब बुलाने लगे कविताएं पढ़ने के लिए। तो उसके बाद मेरी अभी 2023 में एक और किताब आई, सागर खुश है, जिसमें नज़्म, दोहे, गज़ल है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर महिला अगर कुछ करना चाहती है, उसमें आत्मविश्वास है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपका अगर डेडिकेशन है, आप करना चाहती हैं तो निश्चय ही करेंगे, अगर आप मन में ठान लेंगे तो। क्या बात है। कुछ 4 पंक्तियां हो जाएं हाँ, मैम मैं आपके लिए? अपने गज़ल शेर एक दोहा सुनाती हूँ। जी। जैसे फूलों में बसे खुशबू हरदम साथ, क्या बात। जैसे फूलों में बसे खुशबू हरदम साथ, थामे रहना तुम सदा यूं ही मेरा हाथ। क्या बात है। बहुत और खूब। आसमां के नाम आज का जैसे कार्यक्रम है, तो एक और शेर सुन लीजिएगा। ज़मीं पर लोग जब भूलेंगे हमको, जी। ज़मीं पर लोग जब भूलेंगे हमको, हमारा जिक्र होगा आसमां में। क्या बात है। ज़मीं पर लोग जब भूलेंगे हमको, हमारा जिक्र होगा आसमां में। हमेशा साथ देगी ये तुम्हारा, किरण को साथ रखना कारवां में। क्या बात। धन्यवाद। क्या बात। जब जब सूरज की किरण आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, हर रोज़ वो ये कहेगी कि इस देश की कवित्री किरण इस देश को प्रकाशमय बनाए हुए है। क्या बात। जी मैम, आपसे मेरा सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कहाँ से हुई, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कुछ अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो मेरी पहली कविता थी, उस समय ये बम ब्लास्ट जो हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट जो बनारस में, तो मैंने एक कविता, मैंने कॉलेज में उस समय थी उन दिनों, तो युवा जो बच्चों का होता है ना, युवा महोत्सव, और उसमें तो मैंने पढ़ी, बैठी है दुनिया सारी बारूदों की ढेर पर, बैठी है दुनिया सारी बारूदों की ढेर पर, आतंकी कौए बैठे हैं, आतंकी कौए बैठे हैं घर घर की मुंडेर पर, बैठी है दुनिया सारी बारूदों की ढेर पर। तो ये जब मैंने पढ़ा तो ये हर अखबारों की हेडिंग्स में आ गए पहली बार, और हम जैसे साधारण बच्चों के लिए तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, ये एक सरप्राइज़ था। असल में दिल से वो एहसास के जो शब्द थे आपके उस समय निकले, जो बहुत जल्दी कोरिलेट हुए, और वो कहते हैं ना कि जब कोई शब्द हमारे दिल पे लग जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगता है। यही शायद असर था। डॉक्टर कीर्ति, मैं आपके पास आऊँगी। बहुत आसान नहीं होता है एक सफ़र, अगर वो कवियों का सफ़र हो। एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जब विमेन आगे आती हैं, फीमेल्स आगे आती हैं, और उस मंच पे जब वो छा जाती हैं, तो
बहुत असर पड़ता है। लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा चीज़ें हटके की हैं। हमें ये समझ आता है कि एक महिला अगर अपने भावों की अभिव्यक्ति करती है, उसमें प्रेम रस है, वीर रस है, समझ आता है। लेकिन हास्य रस ये बहुत मुश्किल है। आप व्यंग्यात्मक कविताएं करती हैं, सुनाती हैं, मंचों पर भी सुनाती हैं, लेकिन क्या कभी मन में ये भाव नहीं आया कि हम हास्य कवि बन तो रहे हैं, लेकिन सामने वाले को अगर हंसी ना आए तो एक डर, मतलब कैसे सोचा आपने कि हाँ व्यंग्य होना चाहिए और मैं भी कर सकती हूँ? दरअसल पहले ही प्रश्न का उत्तर मैंने आपको ये दिया था कि हास्य कवि बन सकती हूँ नहीं होता, या हाँ। कवित्री बन सकती हूँ कभी नहीं होता, वो अंदर से होता है। अंदर से होता है। और मुझे लगता है कि किसी का भी जीवन केवल श्रृंगार में नहीं हो सकता, किसी का भी जीवन केवल वीर में नहीं हो सकता, किसी का जीवन केवल करुण नहीं हो सकता। जीवन के विविध रंग हैं, जैसे होली का ये जो रंग बिरंगी माहौल है ना, इसमें सारे रंग हैं। ऐसे जीवन में तमाम रंग हैं। तो जब कभी मन में जैसा भाव आता है वैसा लिखा जाता है। लेकिन होता ये है कि कई लोग अपने नाम के आगे एक टैग लगा लेते हैं कि हम श्रृंगार रस के कवि हैं, हम वीर रस के कवि हैं। और विशेषकर कवित्रियां जो मंच पर हैं वो श्रृंगार रस की कवित्रियों के रूप में जानी जाती हैं। हाँ, और महिलाओं को एक लेबल दे दिया जाता है। हाँ, दे भी दिया जाता है। और जब कवियों की, चूंकि मैं इतने सालों से कवि सम्मेलन कर रही हूँ, कवि सम्मेलन के संचालन और संयोजन भी करती हूँ, तो मुझे सारा उसका भीतर का गणित पता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब एक कवियों की एक टीम बनाई जाती है तब उसमें ऐसा रखा जाता है कि एक श्रृंगार रस, एक वीर रस, 2-3 हास्य रस, एक आध व्यंग का या कोई अलग हटकर कवि होता है। और कवित्रियों के जो हिस्से में आता है वो श्रृंगार रस आता है। तो अधिकांश कवित्रियां श्रृंगार रस सुनाती हैं। लेकिन जैसा दीक्षा जी आपने ये कहा कि मैं हमेशा अलग हटकर करती हूँ, तो वास्तव में मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा डिफरेंट करना चाहती हूँ और हर मुद्दे को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैंने ये देखा मंच पर सारे पुरुष ही संचालक हैं, तो पुरुष ही क्यों संचालक होंगे? क्या महिलाओं में वो क्षमता नहीं है कि वो मंच का संचालन कर सकती हैं और सारे कवियों को ये कह सकती हैं कि आप ये सुनाइए? तो मैंने संचालन प्रारंभ किया, और संचालन प्रारंभ किया तो संचालक को ये आवश्यक होता है कि हर रस के कवि को प्रस्तुत करे। तो जब हास्य रस के कवि को प्रस्तुत करना होता है तो वो हास्य रस की भूमिका बनानी पड़ती है। तो जब हास्य रस की भूमिका आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो पंक्तियां जन्म लेने लगेंगी। और मैंने जब ये देखा कि हास्य रस तो वैसे भी जीवन में बहुत आवश्यक है, जीवन में इतनी निराशा है, इतने लोग तनाव में रहते हैं, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए उनके होठों पर हंसी ला पाए और उस हंसी के साथ में हम भी हंस पाए तो ये तो बहुत पुण्य का काम है। और अपने चूंकि हम महिलाएं हैं ना, तो मैं बहुत मन की बात आपसे कहना चाहूंगी कि हम अपने मस्तिष्क को थोड़ा सा बंद करके रखते हैं, क्योंकि बचपन से हमारी जो कह दिया जाता है ना, जोर से मत बोलो, जोर से मत हंसो, जोर से मत चलो, उछल के मत बैठो, सीधे ऐसे मत बैठो, पैर मत हिलाओ बैठकर, बहुत सारी टोका टोकी घर में चलती है। तो उसके चलते चलते हम अपने भावों को व्यक्त करना उन्मुक्त रूप से भूल जाते हैं, जबकि हंसना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैंने पहली कविता लिखी, वो पहली कविता हास्य की मैंने ऐसे लिखी कि हास्य रस के कवि को प्रस्तुत करना था तो क्या करूं। और मैंने एक कविता सुनी और उस कविता की प्रतिलिपि बनाते हुए एक हास्य की कविता लिखी। वो मैं आपको 2 पंक्तियां सुना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी आप पुण्य का काम कीजिए। और कहते हैं ना कि जो हंसता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता। क्या बात है। जो हंसता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता। क्या बात। तो हम लोग स्वर्ग बनाएं इस पूरी दुनिया को। दुनिया बहुत सुंदर है, इसको और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैंने जो पहला हास्य का गीत लिखा वो सुनाती हूँ, बहुत फेमस हुआ कि यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी, तालियां हो सकती हैं, यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी, यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। तो रोशी मैम आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसा बताया कि बिजनेस फैमिली जी, बिजनेस लाइफ, अब जो कवि का हृदय होता है वो तो बिजनेस समझता नहीं, बिल्कुल। तो कहाँ जाता है दिल, बिजनेस की तरफ या कविताओं की तरफ, और कैसे मैनेजमेंट होती है? बहुत अच्छा सवाल है, कश्मकश है इस सवाल में।
सिंस एक बिजनेस लेडी थी तो दिल वहीं लगा रहता था, क्योंकि जो इंसान सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम कर रहा है, उसे घर गृहस्थी के अंदर छोड़ दिया गया है, तो वो क्या करेगा। तो उसी एनर्जी को कविता में ला करके फूंक दिया गया। तो अब कविता में इतनी रच बस गई हूँ कि बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं जाता, और अच्छा लग रहा है कविता करना, लिखना, और कंटेंट्स पे काम कर रही हूँ। जी मैम, जब हम कुछ लिखते हैं, आपसे मेरा सवाल है, तो बहुत से शब्दों की ज़रूरत होती है। एक भाव समभाव है, उस भाव को समझने के लिए कई शब्द हैं। शायद कोई हमारे लिरिक्स के साथ मैच करता है, कोई नहीं, लेकिन एक कहते हैं कि एक कवि में पूरा शब्दकोश भरा होता है। ये इतने शब्द आते कहाँ से हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं आप? क्योंकि एक भाव की अभिव्यक्ति में शब्द भी तभी आएगा जब वो शब्द हमें पता होगा, वो जानकारी होगी। तो इससे पहले कई तरह की तैयारियां होती होंगी जो आप करते होंगे, कैसे होती है वो तैयारी, क्या कुछ करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उसका भाव चोरी हो गया, उसका भाव चोरी हो गया, उसने ये कर दिया मेरा, तो इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, और पढ़ने के बाद हमारे पास एक अपना खुद का शब्दकोश होता है। आप जितना पढ़ेंगे उतनी आपकी भाषा समृद्ध होगी, उतना आपके पास एक डिक्शनरी होगी खुद की। बस ये है कि लिखा तो बहुत कुछ जा चुका है और लिख भी रहे हैं, बस हमारी कहन थोड़ी नई होती है। बस कहन नहीं हो, इसके लिए हमें बहुत चिंतन, खोज और मनन करनी पड़ती है। फिर जब नए विचार उपजते तब उस तरीके से लिखते हैं, तो वो एक मानस पटल पे अलग तरह की कुछ कविता उभर के आती है। दूसरा कि जब आप नेचर से कनेक्ट होते हैं, जब आपके अंदर प्रेम होता है, आपके अंदर इंसानियत होती है, आप समाज में उठते बैठते हैं, तो शब्द आपके पास खुद ब खुद आ जाते हैं, वो खुद चल के आते हैं आपके पास शब्द। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे अंदर वो छलकता है, फिर हम लिखते हैं। आपके पास में मैं आऊँगी, शादी के बाद 10 साल का ब्रेक लग जाता है, आप रुक जाती हैं जी। इतना बड़ा ब्रेक क्यों? क्या नहीं समझ पाया कोई आपकी इस कला को, या आपको बताने में 10 साल लगे कि मुझ में कौन सी कला है और उस कला का सम्मान बहुत ज़रूरी? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, जब शादी के पहले मैंने बताया कि एकल परिवार से थी मैं, लेकिन जब शादी हुई मेरी तो संयुक्त परिवार में आ गई, और संयुक्त परिवार में आने के बाद से मुझे लगा कि मुझे इतने सारे रिश्ते गिफ्ट में मिल गए हैं। आजकल तो हर लड़की, नई नई शादी होती नहीं है कि पहले ही तय हो जाता है कि मम्मी के साथ ही या मम्मी के इर्द गिर्द रहना है, सास से कोई मतलब नहीं। लेकिन मुझे ये था कि मुझे अपने परिवार को जीना है। परिवार होता क्या है मैं वो जानना चाहती थी। चूँकि परिवार में अपने सास ससुर तो थे ही, साथ में और भी बहुत रिश्ते, अपनी जेठ जेठानियाँ, अपने देवर, तमाम। तो जॉइंट फैमिली के बाद में आने के बाद आपने ये तय किया कि आप कविताएं लिखना छोड़ देंगी? मतलब एक इसको ये नहीं कहेंगे कि छोड़ना नहीं था मुझे, क्योंकि वो देखिए ये चीज़ें जो रूट है, जैसे बरगद का रूट गहरे जाता है ना नीचे, कुछ वृक्ष ऊपर बढ़ते हैं और कुछ अपनी रूट अंदर धरती के अंदर जमाते हैं। तो शायद मेरे साथ ऐसा ही था कि वो नीचे नीचे रूट अपनी बना रहे थे। तो एक गैप इसलिए आया कि मैं, चूँकि बच्चे भी मेरे 2 हो गए और एक प्रहरी परिवार से हूँ, मेरे पति बीएसएफ में ऑफिसर है, तो मुझे लगा कि प्रहरी पत्नियों के और भी टास्क होते हैं कि भाई जब पति आए तभी उनकी होली और दिवाली मनती है। अभी तो वो सरहद पे हैं, अब इस बार की दिवाली होली में वो नहीं रहेंगे, तो जब वो आते हैं 2-2 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते हैं, कभी जैसा भी उनको अवकाश मिलता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं भी, क्योंकि जैसे कीर्ति दी हैं, तो जैसे मंचों पर है कि एक से फिर 2, फिर 4, 10, ऐसे पूरे देश में या बाहर, मेरे पास भी कई आमंत्रण आए विदेशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जगह जगह से। मेरे वीज़ा 10 साल का वीज़ा लगा हुआ भी मैंने ड्रॉप कर दिया कि नहीं जाना, क्योंकि एक ऐसा स्टारडम, इस तरह का एक नशा है ना कि जो हमें अपने रूट से तोड़ देता है। और फिर हम बच्चों से, क्योंकि मैं जिस परिस्थितियों से आई थी कि मेरी माता पिता वर्किंग है और मैं बच्चों को, माने वो जो 10 साल थे, हाँ, वो किसी ने आपको नहीं समझा, ऐसा ना कहा जाए। आप एक परिवार और एक प्यार को और एक प्रेम को समझना चाहती थी, इसलिए आपने वो 10 साल उस परिवार के अंदर बिताए, बिल्कुल, कि आप उस कविता को
उस मूल भाव को, उस प्रेम को, उस पारिवारिक प्रेम को समझें और उसके बाद फिर भाव अभिव्यक्ति करें। हाँ, और मेरे जो परिवार का जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण परिवेश का, बिहार। पर क्या वो परिवेश एक्सेप्ट करता था कि उनकी बहू मंच पर जाकर कविताएं सुनाए इतने सारे लोगों के सामने? क्या उनको एक्सेप्टेबल था? मेरे घर में तो किसी ने सुना भी नहीं था कि कवित्री शब्द क्या होता है, कविता क्या होती है। आपने कभी उन्हें बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया शुरू में। मैं कोई अपनी, चूँकि उन दिनों भी मैं वाह वाह क्या बात में और तमाम जगह शादी के पहले मैं हो आई थी पूरे देश में। बस 2-3 प्रांत रह गए थे, जैसे अंडमान निकोबार और कुछ दक्षिण भारत के प्रांत। परिवार को कब पता चला कि आप मंच पर? मैंने किसी को नहीं बताया शादी के बाद जी। बस मेरे पति को मालूम था, क्योंकि मैं उनकी चॉइस थी, तो बस उनको मालूम था कि हाँ ये है। और मैं MA हिंदी हूँ, B.Ed हूँ। और तो पति ने परिवार को नहीं बताया? नहीं, पति कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। मेरे पति बहुत ही सपोर्ट वाले हैं, बहुत। उन्होंने कभी ये नहीं, उन्होंने कहा कि तुम जैसे जीना चाहती हो। शादी के पहले मुझे बंधन में रखा जाता था, ये नहीं करना, वो नहीं करना, टाइम से आना। एक होता है ना कि इतना चलो, एक बांध दिया कि इससे ज्यादा नहीं। शादी के बाद आप बंधन मुक्त हो गई। हाँ, और आपने अपनी जीवन जी। मेरे पति ने बोला कि तुम जो चाहे कर सकती हो, सास के साथ रहना है रह सकती हो, अपनी मम्मी के साथ रहना है। मतलब उन्होंने इतना मुझे खुला आसमान दे दिया, अपना आसमान दे दिया, कि उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे वो करो। अब मेरे लिए ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया कि भाई अब इतनी आज़ादी मुझे मेरे पति दे रहे हैं, तो अब मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं। तो मैंने फिर, क्योंकि बुद्ध का है ना कि मिडिल पाथ, मध्य मार्गी, तो मैंने वही मिडिल पाथ ही अपनाया। मुझे लगा कि नहीं, मैं दोनों बने रहे, मेरे सास ससुर भी, मेरे रिश्ते नाते भी, और मेरे माता पिता भी ना कभी अच्छा, आजकल मैं देखती हूँ कि हमारे मायके की बातें महिलाएं खट 10 मिनट होता नहीं है कि पूरी कहानी, राम कहानी सारी पहुँच जाती है। और मेरे आज तक इन 10 वर्षों में मेरे मायके की कोई बात मेरे ससुराल में नहीं पता है, और मेरे ससुराल मतलब ये हमें आज पता चला अपना आसमां में कि ये अच्छी कवित्री होने के साथ अच्छी बहू भी हैं। जरा जोरदार तालियां इनके लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत से सवाल हैं सामने बैठी जितनी हमारी आज की युवती शक्ति है और स्त्री शक्ति है, और वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहती होगी। तो सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। कौन पूछना चाहता है, बताइए जी। हेलो मैम, मेरा प्रश्न है कीर्ति काले मैम से जी। उन्होंने होली का छंद करके लिखा है, अपनी एक रचना करी है। तो क्योंकि होली का अवसर है, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी 2 लाइन उसके ऊपर बोलें। तो जी, होली का छंद। कवि को क्या चाहिए, श्रोताओं की फरमाइश। क्या बात है, क्या बात है। तालियां आप लोग बजाएंगे साथ में? हम भी बजाएंगे जी। ब्रिज में होली कैसे खेली जाती है जी। कि तन में तरंग लिए, तन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, लाल पीले रंग से रंगी है पिचकारियाँ। तन में तरंग लिए, मन में उमंग लिए, लाल पीले रंग से रंगी है पिचकारियाँ। अबीर गुलाल से सजे हैं थाल थाल, देखो कैसा है कमाल, खुली केसर की क्यारियाँ। निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, कि निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, गोपियों ने दी दुहाई भर भर सिसकारियाँ। निठुर कन्हाई ने जो पकड़ी कलाई, गोपियों ने दी दुहाई भर भर सिसकारियाँ। काम की कमंद है या जायसी का छंद है, या फूलों की सुगंध है ये मीठी चिनगारियाँ। फूलों की सुगंध है ये मीठी क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार पुनः उत्साह उमंग सभी में जग गया है जी। मेरा सवाल आप सभी से है, जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें बेसिकली शादी जो पार्ट होता है एज अ मदर, एज अ डॉटर, वो उनकी लाइफ की एक मेन वो देखी जाती है, और उनका करियर साइड लाइन होता है कि कुछ भी कर तो तुम्हारा मेन काम है, राइट। पर आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एस्पायरिंग है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्यों है? बिकॉज फीमेल्स के रोल सेट कर दिए गए हैं, उन्हें अपनी उस आइडेंटिटी, जो घर की आइडेंटिटी है, उससे एक अलग आइडेंटिटी बनाने का और उसे ओवरकम करने का आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आप क्या कहना चाहोगे? सबसे मैं कहना चाहूँगी इस पर,
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, राइट। क्योंकि आप हमारे से नेक्स्ट जनरेशन की हैं, तो आपके लिए आसमान और अधिक खुल गया है ना, आपका अपना आसमान। जब हमारे समय में जब हम शादी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने शादी की तो मैंने ये सोच कर शादी की कि नाव कागज़ की छोड़ दी मैंने। पता नहीं था आगे मैं करूँगी या नहीं करूँगी। कविताएं तो लिखूँगी क्योंकि वो तो मेरे ब्लड में है, वो तो मेरे जन्मजात है, लेकिन आगे जाकर मैं मंच पर कविता पाठ करूँगी या नहीं करूँगी नहीं पता था। तो नाव कागज़ की छोड़ दी मैंने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। क्या बात। लेकिन आपका ये जो प्रश्न है ना कि पूरा मतलब महिलाओं को घर तो संभालना ही संभालना है, उसके बाद वो करना चाहती हैं तो करें, न करना चाहती हैं तो न करें। और एक तरह से महिलाओं को अगर कोई काम बाहर जाकर करने दिया जाता है तो उसके मन में भी एक एहसान सा होता है कि हमें करने दे रहे हैं, बिल्कुल जबकि वो अर्न भी कर रही हैं, अपने परिवार का आर्थिक रूप से सहयोग भी उससे हो रहा है, लेकिन उसके मन में ही ये भाव आ जाता है और लोग बाग भी और कहने देते हैं, वाह तुम्हें करने दे रहे हैं, तुम्हें करने दे रहे हैं, बिल्कुल। तुम्हें बाहर जाने दे रहे हैं, तुम्हें ऑफिस में जाने दे रहे हैं, तुम्हें कविता पाठ करने दे रहे हैं। ये भाव मन में रहता ही रहता है। लेकिन महिलाएं पुरुषों को अपना दुश्मन न समझें, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे, क्योंकि वो ही हमारा सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे मामा हैं, हमारे दोस्त हैं, कितने सारे ऐसे हैं जिनके सहयोग की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अगर ये जो पुरुष हैं ये हमारे अगर दोस्त नहीं बने तो दुश्मन बन जाएंगे, इसलिए बेटर है हम इन्हें दोस्त बना करके रखें। और 3-4 दोहे में आपकी बात पर कहना चाहूँगी कि मर्यादाओं का रहा मेरे सिर पर भार, अम्मा की हूँ चुनरी बाबा की दस्तार। हमें सभी चीज़ों को सामंजस्य बना करके आगे चलना है। अगले दोहे में मैं कहना चाहती हूँ जो हम जिनको श्रृंगार की वस्तुएं समझते हैं उनको उर्वशी क्या समझती है, या हो सकता है आप जैसी जनरेशन, कि कंगन पायल कर घनी और गले का हार। क्या बात। कंगन पायल कर घनी और गले का हार, बंधन के ये चिन्ह है मैं समझी श्रृंगार। क्या बात। बंधन के ये चिन्ह है मैं समझी श्रृंगार। और चुपचाप जब हम कहते हैं ना कि रस्सी से बांधे गए अरमानों के हाथ, कई बार ऐसा होता है, रस्सी से बांधे गए अरमानों के हाथ, आँखों को भी सी दिया इन नोटों के साथ, आँखों को भी सी दिया इन नोटों के साथ। क्या बात है, क्या बात। लेकिन ऐसा है, महिलाओं में एक विशेष गुण है जो पुरुषों में नहीं है। पुरुषों के बराबरी करना बंद कर दीजिए महिलाओं से मैं कहती हूँ कि पुरुषों की बराबरी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पुरुषों से बेहतर हैं। बहुत सारे काम हैं जो पुरुष नहीं कर पाएंगे, महिलाएं करती हैं। इसलिए संतुलन इस तरह संभलता है कि संतुलन इस तरह संभलता है, जब भी बाहर कदम निकलता है खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ, घर मेरे साथ साथ चलता है। अरे वाह, क्या बात है, वाह। बिल्कुल, घर साथ साथ चलता है और आंखों में कई बार एक ऐसा सपना पलता है जिसे मैं जीना चाहती हूँ और जिसी में रहना चाहती हूँ। बताइए। अभी मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहती हूँ और मैं छोड़ना नहीं चाहती ये चीज़। अब मेरा थोड़ा ऐसा है कि मुझे लिखना है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे एक्सप्रेस करती है। मैं बोल के इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती जितना लिख कर सकती हूँ। तो मुझे जानना है कि मतलब वो चीज़ बैलेंस कैसे करी आपने, वो बहुत बड़ा टास्क रहा होगा आपके लिए। जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया है। बैलेंस करना, यानी कि जब मैं बिज़नेस करती थी तो बिज़नेस के साथ साथ भी लिखना पढ़ना तो चलता ही रहता था। वो और बात है कि हम पॉलिश नहीं होते उस वक्त, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप लिखती थी और आपने छोड़ दिया और आप कॉलेज में, मुझे तो आप अभी भी स्कूल स्टूडेंट लग रही हैं, ठीक है ना। तो आपके अंदर तो ये चीज़ इनबिल्ड है, जैसे ही आप फोकस करेंगे तो वापस से आप लिखना शुरू करेंगी। उसके लिए आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अंदर तो आपके कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना, उसको कैनवस पर आना ही है, यानी कि उसको कागज़ पर आना ही है और आएगा ये। तो आप अभी जो आप कर रही हैं आप उस पर फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बाहर आएगा। आपको शुभकामनाएं। कहना चाहूँगी कि जब हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो सारे अपने एक साइड कर देते हैं और सिर्फ 5 साल उस पर फोकस करते हैं। तो आप अपनी उस तैयारी पर फोकस करिए कि आप उसमें सफल हो जाएं। शौक उसके बाद है, आप निश्चय ही उस शौक को भी आगे ले जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल।
और मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और लगातार उसमें लगे हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। वो जो ब्रेक है उसमें जो आपकी अभिव्यक्ति निकल कर आएगी शायद वो पूरा का पूरा आपको उन शब्दों में बयां कर देगी। और मुझे लगता है उस समय आपके पास शब्द भी बहुत ज़्यादा आएंगे क्योंकि आप उस चीज़ को जी रहे हो। तो आप लिखना मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप लिखना छोड़ देंगे तो आप अपने अंदर की वो कला शायद कहीं छोड़ देंगे जो ऊपर वाले ने सिर्फ आपको दी है। जैसा कि मैम ने कहा कि कवि बनता नहीं होता है, तो अगर आप हैं तो उसे छोड़िए नहीं। जी मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी जी जो मैंने स्त्री पर लिखी है। उनकी बस 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ कि आज़ाद है वो उसे उड़ने दो, आज़ाद है वो उसे उड़ने दो, दूर गगन को छूने दो, क्या बात है, अपने पंख फैलाए झूमने दो, पंछी है वो उसे उड़ने दो, पंछी है वो उसे उड़ने दो। धन्यवाद। देखिए उसी उड़ान के लिए तो हमने सभी को अपना आसमां में बुलाया है कि उड़ने दीजिए। जी मैम, एक सवाल मेरा आप चारों से है। देखिए आप एक अच्छी गृहिणी हैं, आप एक अच्छी कवित्री हैं। मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करना एक बात, अपने पूरे घर का भरण पोषण करना एक बात, अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना एक बात। लेकिन जब ये सबकी जिम्मेदारी आप पर आती है और उसके बाद तीज त्योहार भी आते हैं, तो कैसे खुद को उसमें ढाल पाती हैं? वो पंक्तियाँ क्या होती हैं? क्या सबसे पहले आता है जहन में जब तीज त्योहार होते हैं? जैसे होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, घर की जिम्मेदारी है, कई जगह से बुलावा भी आया होगा, वहाँ भी जाना है, कैसे मैनेजमेंट होता है, उस समय क्या क्या चलता है जहन में? आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर कीर्ति। ऐसा है कि हर जीवन के किसी भी क्षण को हम अलग अलग खांचों में ढालकर नहीं रख सकते, वो सारा मिला जुला है। परिवार है तो तीज त्योहार भी है, काम भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, अपनी कविताएं भी हैं, मेहमानों का आना जाना भी है, पति का ऑफिस जाना भी है, हमारा कवि सम्मेलन में जाना भी है। सारा जैसे कि एक हम रंग बनाते हैं ना, जब पिचकारी में रंग भरते हैं तो उसमें पानी में रंग डालते हैं, फिर उसे घोल देते हैं, तभी तो वो रंग बनता है। तो ऐसे ही जीवन का रंग ऐसा ही बनता है जिसमें सारी चीज़ें घुल मिलकर एक हो जाती हैं। बिल्कुल, इसलिए हम कहते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर। और इस खूबसूरत जिंदगी को और खूबसूरत बनाती हैं महिलाएं, जो अपने अलग अलग भावों के रंग से सभी को जोड़े रखती हैं, बांधे रखती हैं। तो क्योंकि वक्त बड़ा कम है, तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम आपका एक दोस्तों, जिंदगी बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी सुंदर है, इतना रंग बिरंगी भगवान ने सब पूरा संसार बनाया है। उसे खुले मन से देखिए, उसको एंजॉय कीजिए, और जितना आप एंजॉय करेंगे उतना आपको लगेगा कि हम सब दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हैं। और महिलाएं तो वास्तव में श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं महिलाएं। तो मैं आपको होली का ये पर्व है तो होली का सुना देती हूँ। जी, तैयार हैं आप लोग? जी। होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे, होली खेलो रे, मिटाकर ऊंची नीची जात, मिटाकर ऊंची नीची जात, भुलाकर पिछली कड़वी बात, भुलाकर पिछली कड़वी बात, आज फिर हाथ में लेकर हाथ, होली खेलो रे, होली खेलो रे। जी उर्वशी जी, इस मैं भी- खूबसूरत सी जिंदगी के नाम आपका एक संदेश हमारे तमाम दर्शकों के लिए। जी, इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं और नारी शक्ति मेरे सामने बैठी हुई हैं। कुछ एक छोटी सी कविता मैं सुनाना जी। चाहती हूँ, जो कि आसान नहीं होता जी। स्त्री होना। तो 2-4 दोहों के बाद मैं आपको सुनाती हूँ कि घर में आती बेटियाँ, घर में आती बेटियाँ, खुश होती दहलीज, मन से मनते सब त्योहार हैं, होली राखी तीज। क्या बात है। मनते सब त्योहार हैं, होली राखी तीज। दीक्षा जी, मैं 4 दोहे अपनी शबरी पर सुनाना चाहूँगी, जो जी। कि मैं ज़रूर सुनाती हूँ। मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। क्या बात। मैं शबरी हूँ राम की, शबरी के जिस रास्ते पर बोले था काग, वही कटीला रास्ता बन जाता था बाग, वही कटीला रास्ता बन जाता था बाग। और कुटिया में कब से बिछी फटी पुरानी टाट, इस जीवन के नाम दो, एक शबरी
एक बाट। अंतिम दोहा देती हूँ कि कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। क्या बात है। दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। और अब मैं एक कविता सुनाती हूँ आपको, आप ही के नाम। अपने आसमान के नीचे जब हम बैठे हैं और अपने आसमान के लिए सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है आसान नहीं हो। स्त्री होना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। बेटी होना, बेटी होने के लिए बहुत समझदार और संस्कारी होना पड़ता है। जन्म देने के लिए माता पिता का आभारी होना पड़ता है। क्या बात है। आसान नहीं होता बेटी होना। आसान कहाँ होता है पत्नी होना। आप सभी पत्नियों के लिए आसान कहाँ होता है पत्नी होना। पत्नी होने के लिए सहनशील होना पड़ता है। एक पत्नी को कभी कभी तो खारी, कभी कभी मीठी झील होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। आसान नहीं होता एक महिला होना। एक महिला होने के लिए सहनशील होना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है और हंसते रहना पड़ता है। आसान नहीं होता एक महिला होना। बहुत 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 प्यारा, धन्यवाद मैम, बहुत खूब। जी मैम, इस खूबसूरत जिंदगी के नाम एक संदेश हमारे दर्शकों के नाम। मैं तो अजन्मी हूँ, अंश भी तुम्हारा है, चल रहा रोश है, इसमें मेरा क्या दोष है। क्या बात। भावों के पुंज में रोज गढ़ती रचती बसती नई कहानी हूँ, माँ दुर्गा शक्ति भवानी हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। थैंक यू। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। जी मैम, इस खूबसूरत जिंदगी के नाम आपका संदेश। बिल्कुल, स्त्री जो है वो जल की तरह होती है, जो जल के 3 रूप हैं, उसी तरह स्त्री का जीवन होता है। प्रेम से ही भरा रहे स्वर लय ताल छंद, प्रेम से ही भरा रहे स्वर लय ताल छंद, प्यार में तो राधा सी दीवानी बन जाऊंगी। प्रेम से ही भरा रहे स्वर लय ताल छंद, प्यार में तो राधा सी दीवानी बन जाऊंगी। जो भी भाव से जुड़ेगा सद्भाव होगा मेरा, निर्मल नदिया का पानी बन जाऊंगी। जो भी भाव से जुड़ेगा सद्भाव होगा मेरा, निर्मल नदिया का पानी बन जाऊंगी। अरमान जिनके बिछल से चले गए, अरमान जिनके बिछल से चले गए, उनके लिए तो जिंदगानी बन जाऊंगी। अरमान जिनके बिछल से चले गए, उनके लिए तो जिंदगानी बन जाऊंगी। जब भी देशद्रोहियों को करना खत्म होगा, तब तब झांसी वाली रानी बन जाऊंगी। तब झांसी वाली रानी बन जाऊंगी, तब झांसी वाली रानी बन जाऊंगी। और मैं एक मुखड़ा और एक बंद सुनाना चाहूँगी। मेरी यहाँ सिविल की तैयारी कर रही हैं मेरी छोटी बहनें। हौसला जिनका टूटा निखरता नहीं, जो है मजबूत मन वो बिखरता नहीं। हौसला जिनका टूटा निखरता नहीं, जो है मजबूत मन वो बिखरता नहीं। राह में हो भले लाख दुश्वारियाँ, राह में हो भले लाख दुश्वारियाँ, सच के रास्ते पे हरगिज़ न रुकना कभी। गर चुनौती तुम्हें कोई पर्वत भी दे, उसके आगे भी हरगिज़ न झुकना कभी। गर चुनौती तुम्हें कोई पर्वत भी दे, उसके आगे भी हरगिज़ न झुकना कभी। अपने सागर की धुन में जो बहता मगन, अपने सागर की धुन में बहे जो मगन, बन वो दरिया जो ठहरे ठहरता नहीं। इसलिए इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत अपने कर्मों से बनाइए और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, अपनी कविताएं, अपना जीवन का सफ़र हमारे साथ साझा किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए, अपने ज़िंदगी के अपने एहसासों के रंग हमारे साथ साझा किए, अपने सवाल पूछे और आज के इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। आज आपसे अलविदा नहीं लूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ टीवी सेट के उस पार
आप भी हमारे साथ मना रही हैं ये खास त्योहार होली के रंग शक्ति के संग। तन है रंगीला आज मन है रंगीला आज मौसम है अलबेला। तन है रंगीला आज मन है रंगीला आज मौसम है अलबेला। लाल हरा पीला देखो केसरिया नीला देखो रंगों का है मेला। लाल हरा पीला देखो केसरिया नीला देखो रंगों का है मेला। हवा में घुला बसंती रंग हवा में घुला बसंती रंग कुएं के पानी भी भंग। हवा में घुला बसंती रंग कुएं के पानी में भी भंग। मचा है होली का हुड़दंग होली खेलो रे होली। आप लोग भी गाइए होली खेलो रे होली खेलो रे। हैप्पी होली। उधर आसमां से किसी ने पुकारा कहा बादलों से जुड़ो। इधर से ज़मीने